ओके बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं शेड्यूल नंबर 1 में क्लॉज नंबर 9। ये आपके प्रोफेशनल एथिक्स का चैप्टर है। क्लॉज नंबर 9 ये कहता है कि एक सीए इन प्रैक्टिस जो है वो गिल्टी माना जाएगा। कब गिल्टी माना जाएगा? जब उसने क्या किया है, कोई भी एक्सेप्ट किया है अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर, और लेकिन उसने चेक नहीं किया सेक्शन 139 एंड 149 की जो कंप्लाइंस है उसने चेक नहीं किया, तो उस केस में वो क्या माना जाएगा? गिल्टी माना जाएगा। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर उसने सपोज ऑडिट एक्सेप्ट किया है और उसने सर्टिफिकेट ले लिया मैनेजमेंट से कि हाँ मैनेजमेंट ने क्या किया है, इस सेक्शन का कंप्लाइंस किया है, तो ये सफिशिएंट नहीं होता है। ये सफिशिएंट नहीं होता है। तो क्लॉज नंबर 9 देखते हैं। देखो, इससे पहले आपको क्या लिखना है? ACA in a practice shall be deemed to be a professional misconduct if he accept appointment as auditor of the company without ascertaining compliance of a section 139 and 40 of the Companies Act 2013. दूसरा, only getting certificate from the management that this section has been compliant is not a certificate sufficient. Only getting certificate from the management that this section has been compliant is not sufficient. ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? ऑडिटर को वेरीफाई करना पड़ेगा, रिकॉर्ड्स को चेक करना पड़ेगा। ऑडिटर हैव टू बी वेरीफाई द रिकॉर्ड बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट। ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड को वेरीफाई करना पड़ेगा। अब देखिए केस क्या है। केस ये है कि फर्स्ट ऑडिटर जो है, फर्स्ट ऑडिटर केस में आपको क्या देखना है? आपको वेरीफाई करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजोल्यूशन पास विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेट करते ही 30 डेज के अंदर रिजोल्यूशन पास हो जाना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिजोल्यूशन क्या वो पास हुआ है कि नहीं। उसके बाद कैजुअल वैकेंसी में वेरीफाई करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिजोल्यूशन को, और अगर कैजुअल वैकेंसी आई है बिकॉज ऑफ द resignation, if casual vacancy is happened because of the resignation, verify whether board of director ने resolution पास किया है जनरल मीटिंग में। उसके बाद if auditor is removed before the expiry of the term, अगर ऑडिटर को हटाया गया है उसके टर्म से पहले, तो उसके इसमें SR पास होना चाहिए जनरल मीटिंग में, और CG अप्रूवल होना चाहिए। तो ऑडिटर वेरीफाई क्या करेगा कि क्या SR पास हुआ है कि नहीं जनरल मीटिंग में, और सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिला है कि नहीं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है कि सेक्शन 139 सब सेक्शन 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि अगर जो कंपनी है उसने अपने ऑडिटर को अपॉइंट या फिर रीअपॉइंट नहीं किया एनुअल जनरल मीटिंग में, तो उस केस में जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर होता है वही कंटिन्यू करता है उस कंपनी में एज एन ऑडिटर। इस पर आपका क्वेश्चन भी है। तो देखिए सेक्शन 139 सब सेक्शन 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इफ द कंपनी डज नॉट अपॉइंट या फिर रीअपॉइंट एन ऑडिटर एट द एनुअल जनरल मीटिंग, तो उस केस में एग्जिस्टिंग ऑडिटर ही कंटिन्यू करेगा। द एग्जिस्टिंग ऑडिटर विल कंटिन्यू एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। उसके बाद है आपका कुछ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड की गाइडलाइन है रिगार्डिंग द रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर। ये कहता है कि अगर जो ऑडिटर है वो कंपनी में क्या करना चाहता है, वो कंटिन्यू करना चाहता है उस कंपनी में, लेकिन उसको रीअपॉइंट नहीं किया गया, तो उस केस में जो ऑडिटर है वो सेंड करेगा, क्या भेजेगा? स्टेटमेंट भेजेगा ICAI को, और जो न्यू ऑडिटर है उसको एक कॉपी लेनी है इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, और उसको ये जो चीज़ है मतलब स्टेटमेंट जो है उसको पहले रीड करना है एक्सेप्ट करने से, मतलब ऑडिट जो है वो एक्सेप्ट करने से पहले। दूसरा ये इसके केस कहते हैं कि जो ऑडिटर है वो रिज़ाइन कर रहा है, तो उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को और ICAI को। और ये जो सेम पॉइंट है मैंने यहाँ पे बताया, ये सेम पॉइंट यहाँ पे भी है। अब देखिए एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड गाइडलाइन फॉर द रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर। इफ द ऑडिटर वांट टू कंटिन्यू इन द कंपनी बट was not appointed, he must send a statement to the ICAI and the new auditor must get this copy from the board of director and read it। उसको रीड करना पड़ेगा बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले। अगर ऑडिटर रिज़ाइन कर रहा है, इफ ऑडिटर रिज़ाइंड, कम्युनिकेट क्या कम्युनिकेट करेगा? रीज़न टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द ICAI एंड द न्यू ऑडिटर मस्ट गेट दिस कॉपी फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड रीड इट बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट। अब एक केस देखते हैं। कैस्टल लिमिटेड है, उसने अपॉइंट किया CA राजा को, बट CA राजा ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको कैजुअल वैकेंसी मान के CA रानी को अपॉइंट कर दिया, और CA रानी ने क्या कर लिया? अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट भी कर लिया। तो इस केस में CA रानी जो है वो क्या मानी जाएगी? गिल्टी मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? तो पहली बात तो ये कैजुअल वैकेंसी नहीं है, कैजुअल वैकेंसी नहीं है। स्टेटस इज नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द अपॉइंटमेंट बाय द CA राजा। अगर CA राजा ने क्या नहीं किया? एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो कैजुअल वैकेंसी नहीं है। इट्स नॉट ए कैजुअल वैकेंसी, इट विल बी डीम्ड दैट नो ऑडिटर वॉज अपॉइंटेड। ये हम मानते हैं कि कोई भी ऑडिटर जो है
वो अपॉइंट नहीं किया गया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका सेक्शन 139 सब सेक्शन 10 जो है वो एक्सप्लेन कर देनी है। इफ़ द कंपनी डज नॉट अपॉइंट या फिर अपॉइंट एन ऑडिटर एट द एनुअल जनरल मीटिंग, द एग्जिस्टिंग ऑडिटर विल बी कंटिन्यू एज ए ऑडिटर ऑफ द कंपनी। एग्जिस्टिंग ऑडिटर ही क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा कंपनी में। अब क्लॉज नंबर 10 ये कहता है कि अगर ऑडिटर जो है वो अपना जो फ़ी है ना वो प्रॉफिट के परसेंटेज पे ले रहा है या फिर डिपेंड कर रहा है, मतलब या फिर उसका जो फ़ी है वो डिपेंड करता है फाइंडिंग या फिर रिजल्ट में, तो उस केस में वो गिल्टी माना जाएगा। एक्सेप्ट कुछ केसेस है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। क्लॉज नंबर 10 ये क्या कहता है, देखो पहले आपको क्या लिखना है, कब गिल्टी माना जाएगा। ACA ने प्रैक्टिस डीम टू बी गिल्टी ऑफ द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ़ ए चार्ज, अगर ये चार्ज कर रहा है, और ए ऑफर टू चार्ज, और ए एक्सेप्ट और ए ऑफर टू एक्सेप्ट फ़ी बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट के परसेंटेज पे बेस करता है, या फिर डिपेंड अपॉन द फाइंडिंग या फिर रिजल्ट, तो उस केस में वो क्या माना जाएगा, गिल्टी माना जाएगा। एक्सेप्शन क्या है, मेमोरी टेक्निक आपको याद रखना, CRV फंड मैनेजमेंट CD सर्विस। मेरे साथ बोलिए, CRV फंड मैनेजमेंट CD सर्विस। सी का मतलब कॉर्पोरेट सोसाइटी, ऑडिट ऑफ ए कॉर्पोरेट सोसाइटी। अगर कोई ऑडिटर जो है वो कॉर्पोरेट और सोसाइटी का ऑडिट कर रहा है तो उस केस में उसका जो फ़ी है वो पेड अप शेयर कैपिटल या फिर वर्किंग कैपिटल या फिर प्रॉफिट पे बेस्ड हो सकता है, कोई भी इशू नहीं है, अलाउड है। R का मतलब रिसीवर और ए लिक्विडेटर। अगर कोई ऑडिटर रिसीवर है या फिर लिक्विडेटर है तो उसका जो फ़ी का परसेंटेज है वो बेस्ड हो सकता है कि वो उसने कितना रियलाइज़ किया। जैसे प्रॉफिट फ़ी मतलब फ़ी इज़ बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ द रियलाइजेशन। उसके बाद वी का मतलब वैल्यूअर, वो वैल्यूअर है तो उसका परसेंटेज किस पे बेस करेगा, वैल्यू पे बेस करेगा, परसेंटेज ऑफ द वैल्यू। फंड, अगर ऑडिटर क्या है, फंड रेजिंग सर्विस देता है, क्या देता है, फंड रेजिंग सर्विस देता है, तो उसने कितना फंड रेज किया है उस पर डिपेंड करेगा उसका फ़ी, अलाउड है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस के उसके बाद CD सर्विस। C का मतलब कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, तो फ़ी किस पर डिपेंड करेगा, परसेंटेज ऑफ द बेनिफिट डिराइव। उसके बाद D, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों आपको, D से है आपका डेब्ट रिकवरी सर्विस। D से आपका डेब्ट रिकवरी सर्विस। अगर कोई ऑडिटर क्या है, डेब्ट रिकवरी सर्विस है, तो उसका जो परसेंटेज है वो डिपेंड करेगा परसेंटेज ऑफ ए डेब्ट रिकवरी, किस पे डिपेंड करेगा, परसेंटेज ऑफ ए डेब्ट रिकवरी। उसके बाद लास्ट के ये 2 पॉइंट ये आपके एग्जाम में भी आ चुका है। पहला, अगर कोई ऑडिटर क्या है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, वो अपना जो फ़ी का जो परसेंटेज है वो प्रॉफिट पे बेस कर रहा है तो कोई इशू नहीं, अलाउड है। या फिर जो ऑडिटर है वो नॉन अश्योरेंस सर्विस दे रहा है किसी नॉन ऑडिट क्लाइंट को, क्या दे रहा है, नॉन अश्योरेंस सर्विस दे रहा है नॉन ऑडिट क्लाइंट को, अलाउड है, हाँ भाई अलाउड है। नॉन ऑडिट सर्विस दे रहा है नॉन ऑडिट क्लाइंट। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ये कहता है कि मिस्टर P जो है वो CA इन प्रैक्टिस है, वो एज एन लिक्विडेटर काम कर रहा है AB एंड ए कंपनी में, और चार्ज कर रहा है अपना प्रोफेशनल फ़ी किस पे, ऑन अ परसेंटेज ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ द एसेट कितना रियलाइज़ होगा, ये अलाउड है, कोई भी इशू नहीं है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।